हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और 2023 के अग्रवाल अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर्स के अभी तक हमने एक एक नंबर के सारे प्रश्न हल कर लिए, सारे सेटों के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो दो नंबर वाले क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे ये 2023 का सेट नंबर 7 ईबी है, जो कि मैंने पीछे से शुरू किया है। ये अग्रवाल बोर्ड पेपर्स का ये पीछे का वाला सेट है सबसे। तो इसका कोड है ईबी और एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन हम पहले ही हल कर चुके हैं। तो आज से हम दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न है हमारा खंडवा, जो यहाँ पर लिखा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और पहला क्वेश्चन है एक में। देखिए 6 क्वेश्चन ये हमारे दे रखे हैं प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, का खा गा घा इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बिल्कुल इसके उल्टा मानेंगे। तो माना हमसे अपरिमेय पूछ रहा है, हम इसको परिमेय मानेंगे। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 + √3 बराबर p/q। जहां अब ये pq क्या है, pq हमारे पूर्णांक है। जहां pq क्या है, पूर्णांक। और q = क्या है, नॉट जीरो है। q का मान जीरो नहीं हो सकता, मतलब नीचे वाली संख्या जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए, जिस संख्या पर अंडर लगा हो, ये जो संख्या अंडर में है उसको आपको बराबर के इसी साइड में यानी LHS की तरफ रखना है। तो ये हम √3 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए p/q ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है तो परिमेय होगी। उसी तरह से ये 5 और बटे में इसके क्या है, 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये टोटल संख्या हमारी क्या हो गई, ये परिमेय हो गई। और ये किसके बराबर है, ये √3 के बराबर है। तो इस तरह से देखें तो ये अगर परिमेय है तो इसी के बराबर √3 है, तो ये भी परिमेय हो गई। तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि pq क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p/q - 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर √3 है, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परंतु यहां पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। प्रकट हो रहा है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब √3 एक अपरिमेय संख्या है और p/q - 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये तो यहाँ पर बात असंभव हो गई ना। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर हो नहीं सकती। तो इसलिए हमने जो माना है वो गलत माना है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम हल करते हैं। यह प्रश्न संख्या हमारा खा है पहले का। तो हमें यहां पर दे रखा है
कॉस ए बराबर √3/2 और हमें साइन 2a निकालना है। साइन 2a का मान हमें निकालना है। तो कॉस ए हमें दे रखा है √3/2। तो यहाँ लिखते हैं कॉस ए बराबर, अब √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर हमें कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। अब हमें साइन 2a निकालना है, तो लिखते हैं साइन 2a बराबर, तो साइन 2 और a हमने कितना निकाला है, देखिए a का मान यहाँ पर कितना आया है, 30 डिग्री आया है, तो यहाँ 30 डिग्री लिख देते हैं। तो साइन 30 दूनी ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब गा वाला प्रश्न देखते हैं हम। पहले का गा, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ये पहले का गा वाला प्रश्न है। तो हम यहां लिखते हैं, माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, ये हम यहां मान लेते हैं। अब लिखते हैं यहां सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कि बेलन के आयतन का 2 गुना, यानी 2 गुणा बेलन का आयतन बराबर किसके है, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। तो यहां लिखते हैं वक्रपृष्ठ गुणा आधार की त्रिज्या। अब देखिए 2 गुणा बेलन का आयतन होता है πr²h और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh और आधार की त्रिज्या क्या होती है, r होती है। ये कोई बेलन है, आधार की त्रिज्या ये क्या है, हमारी r है, और ये ऊंचाई क्या है इसकी, h। तो देखिए ये 2πr²h बराबर, यहाँ पर भी देखिए 2πr और r की हम गुणा करेंगे तो r²h। तो LHS RHS दोनों अगर बराबर है तो ये हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि हमें यही सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना बेलन के वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने बेलन का वक्रपृष्ठ लिखा और आधार की त्रिज्या r लिखी। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो ये बेलन के आयतन के 2 गुने के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा यहीं पर। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS RHS दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो ये हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं और इनसे हमें माध्यिका की गणना करनी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो घ वाला सवाल है ये हमारा। अब यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता। अब हमें माध्यिका निकालनी है तो हमें संचय बारंबारता भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं संचय बारंबारता। अब देखिए वर्ग अंतराल हमें दे रखा है सवाल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता हमें दे रखी है 2, 8, 30, 15 और 5। तो अब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं।
तो ये 2 बारंबारता है, तो इसको 2 को ऐसे लिख दीजिए। फिर 2 में ये 8 नीचे वाला जोड़ दीजिए, तो 2 और 8 10, 10 में ये 30 हम जोड़ेंगे तो 40, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55, और 55 ये 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब देखिए बारंबारता, इसका टोटल भी जो नीचे टोटल आया है संचयी बारंबारता में, वही इसका टोटल भी होना चाहिए, तब तो हमारा सवाल सही होगा। तो इसके टोटल को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n लिखेंगे। तो 8 और 2 10 और 30 40, 40 और 15 5 20 हो गए, तो ये 60 हो गया हमारा। जो टोटल हमारा यहाँ आ रहा है वही हमारा यहाँ होना चाहिए। तो देखिए अब हम निकालेंगे n का आधा, इस n को हम आधा कर देते हैं, तो ये 60 है और 60 का आधा कितना हुआ 30। तो 30 देखिए संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत जाएगा, देखिए 2 तो बहुत छोटा है, 30 से 10 भी बहुत छोटा है, लेकिन 40 के अंतर्गत 30 हमारा आ जाएगा। तो इसी के सामने ये हमारा ये पूरा बॉक्स बना दीजिएगा आप। 40 के सामने ये जो गिनती है ये पूरा हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग क्या हो गया 20 से 30, तो 20 से 30। अब देखिए ये हमारा माध्यक वर्ग है, तो ये L क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और इसके ठीक ऊपर इस माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता में सबसे ये ऊपर देखिए क्या है, ये CF हो जाएगा 10। तो अब हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं माध्यक का, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं ये जो चीज़ें अभी हमने दिखाई हैं आपको। L बराबर क्या है, तो ये 20 है निम्न सीमा, F कितना है बारंबारता मतलब 30, और CF यानी कि ये 40 के ऊपर वाला कितना है 10 है। तो देखिए माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे L प्लस N/2 माइनस CF बटे F। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पर हम सबका मान रख देते हैं। L कितना है 20, N/2 तो हमने निकाला ही था, N/2 कितना है 30 है, तो हम यहाँ इसकी जगह पर 30 लिख देते हैं, और CF हमारा क्या है 10 है, और बटे में F क्या है 30 है, तो ये लिख देते हैं इस तरह से। तो 20 प्लस 30 में से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 और बटे 30, तो 0 से 0 काट दीजिए, तो 20 प्लस 2/3 यानी कि 2 को 3 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, और 3 छंग 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, एक 0 हम फिर से बढ़ा लेंगे, और 3 छंग 18। तो इस तरह से तो ये चलता ही चला जाएगा, यानी कि ये हमारा 0.66 आएगा। तो 20 और 0.66 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 20.66। इसको हम 20.67 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अड़ा वाला क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं A और B। A के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ पर -1,7 और B के निर्देशांक हैं 4,-3। 4,-3। अब इस रेखाखंड को, इन बिंदुओं A और B के रेखाखंड को मिलाने वाली ये जो लाइन है AB, इस पर एक तीसरा बिंदु भी है P, हम मान लेते हैं इसको, और ये P जो है इस लाइन को 2:3 में विभाजित करता है, यानी A से लेके P तक ये 2 है और P से लेके B तक ये 3 है। तो इस P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो हम X और Y मान लेते हैं। ये P क्या है, हमारा विभाजन बिंदु है। तो लिखते हैं माना विभाजन बिंदु P X, Y है। तो अब हम विभाजन सूत्र इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं विभाजन सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, लिखेंगे P X, Y बराबर
m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए ये पहला बिंदु है, ये हमारा x1 रहेगा और ये y1, और ये दूसरा बिंदु तो ये x2 और ये y2। तो हम यहाँ मान रख देते हैं। और m1 m2 क्या रहेगा, तो ये हमारा m1 रहेगा 2 और ये m2 हमारा रहेगा 3। तो देखिए मान रखते हैं, तो m1 हो गया हमारा 2 और x2 हमारे पास क्या है 4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस m2 कितना है, तो m2 हमारा 3 है और x1 हमारे पास क्या है माइनस का 1 है, तो ये लिख देते हैं माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 2 है और m2 3 है। अब यहाँ पर भी m1 क्या है 2 और y2 कितना है, तो देखिए ऊपर y2 हमें दे रखा है माइनस का 3, तो यहाँ y2 की जगह माइनस का 3 रखते हैं प्लस m2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 7 है बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब 2 की 4 से गुणा तो 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 एकम 3 बटे 2 3 5। अब इधर से ये भी 2 तियाँ माइनस के 6 प्लस 7 तियाँ 21 बटे 3 और 2 5। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो हम 5 आएगा, 5 बटे 5 और 21 में से माइनस का 6 हम घटाएंगे तो आएगा 15 बटे 5। तो ये 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1,3। बिंदु P x, y के निर्देशांक क्या आएंगे 1,3 आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि k के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दे रखा है, हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, तो हम इन बिंदुओं को लिखते हैं। तो पहला बिंदु है हमारे पास k, -1, दूसरा बिंदु है 2, 1 और तीसरा बिंदु है 4, 5। ये बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो k का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए 3 बिंदु जब एक ही रेखा पर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें संरेख वाला फार्मूला लगाना है, संरेख होने का प्रतिबंध हमें लगाना है। तो ये पहला बिंदु है x1, ये y1, ये दूसरा बिंदु इसको x2 y2 मानते हैं और ये तीसरा बिंदु x3 y3। तो संरेख होने का प्रतिबंध हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अगर कहे कि बिंदु संरेख हैं तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं संरेख होने का प्रतिबंध। तो ये सूत्र होता है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये एक फार्मूला होता है। तो इसमें हम मान रख देते हैं। तो x1 क्या है k है, y2 क्या है 1 है और y3 क्या है 5 प्लस x2, तो x2 हमारे पास 2 है, y3 है 5 और y1 है हमारे पास माइनस का 1, तो 1 माइनस ये और एक ये माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा प्लस। अब x3 देखिए कितना है, तो 4 है, y1 हमारे पास माइनस का 1 है और y2 है 1 बराबर में 0 हम लिखेंगे। तो देखिए प्लस के 1 में से माइनस के 5 हम घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा और ये के ऐसे लिख दीजिए प्लस ये 5 और 1 6 हो गया और 6 की 2 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये माइनस 1 माइनस के 2 हुए, माइनस के 2 की 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, आगे प्लस लगा है तो प्लस माइनस माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर में 0। अब माइनस का 4 के प्लस के 12 में से 8 हम घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा बराबर में 0। अब इस 4 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 एकम 4 यानी कि k बराबर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को और तेज करने के लिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।